हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ शुरू करने जा रहा हूँ फैंटास्टिक फोर का एक स्टोरी आर्क। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम फैंटास्टिक फोर के पहले बहुत कम ही कॉमिक्स अपने चैनल पे शेयर कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो कॉमिक्स देखने की जरूरत है जहाँ से ये स्टोरी कनेक्ट होगी वो वही डार्क रेन वाली लिमिटेड सीरीज है जो कि मैंने चैनल के ऊपर शेयर करी थी। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको पता चल सके कि अब तक फैंटास्टिक फोर की स्टोरीज में क्या होते आया है। लेकिन ये फैंटास्टिक फोर की जो स्टोरीज होती हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप की होती हैं, जिसमें एक स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी आर्क भी चल रहा होता है जो कि पिछले ओवरऑल स्टोरी को कनेक्ट कर रहा होता है। लेकिन जैसा कि अब हम यहाँ पे फैंटास्टिक फोर को शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, तो मैं साथ साथ आपको वहाँ रोक रोक के वो सारी बातें बताते रहूँगा इसके जरिए आपको वो स्टोरी समझ में आ सके। तो फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि अचानक हम इतनी बड़ी सीरीज को स्टार्ट करें जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं आपको सब कुछ साथ साथ लेके चलता रहूँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये फैंटास्टिक फोर की उन स्टोरीज में से एक है जिनको मास्टरपीस माना जाता है, क्योंकि ये जोनाथन हिकमैन की लिखी गई फैंटास्टिक फोर है। और अगर अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो जोनाथन हिकमैन मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही मशहूर फेमस राइटर बन चुके हैं जो कि इस वक्त पूरे के पूरे एक्समैन को लिख रहे हैं। लेकिन इन्होंने शुरुआत अपनी जो फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स के कॉमिक्स से करी थी, जिनको हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। तो बेसिकली आज की हमारी स्टोरी के अंदर हम जो है अलग अलग इश्यूज के ऊपर नजर डालने वाले हैं, जिसमें से तकरीबन हमारे पास 8 से 10 इश्यूज हैं जो कि मैं एक साथ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और उनके अंदर हम सबके अंदर अलग अलग कहानियां देखने वाले हैं। लेकिन पहले के जो 3 इश्यूज हैं उनके अंदर हम एक ही कहानी देखेंगे, जिसमें हम मिस्टर फैंटास्टिक को एक ऑल्टरनेट रियलिटी में जाते हुए देखेंगे जहाँ पे हम काउंसिल ऑफ रीड से मिलेंगे। और ये कॉमिक्स के अंदर एक बहुत ही मशहूर इवेंट है जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सुना ही होगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल के ऊपर हम मार्वल कॉमिक्स को डेली बेसिस पे शेयर कर रहे होते हैं और हम मार्वल कॉमिक्स की पूरी टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आप हमारी मार्वल कॉमिक्स की यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी और बात के अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्ट हमारे पास से होती है, जहां पे हम देख सकते हैं कि हम बेसिकली यहाँ पे रीड रिचर्ड का बचपन देख रहे हैं, जो कि एक ऊंची जगह पे खड़े होते हैं और उनके फादर उनको बोलते हैं कि इट्स ऑल राइट, तुम वहां से कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। तो कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, मैं यहीं तो खड़ा हूँ, तो डरने की क्या बात है। तो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरे ख्याल से हमें कुछ और करके देखना चाहिए, क्या वो ठीक रहेगा। तो वहीं से उनके फादर कहते हैं नथानियल कि मेरी तरफ देखो बेटा, देखो डरना बहुत अच्छी बात है, फेल होना वो भी सही है, लेकिन इस तरह से किसी चीज से पीछे हट जाना ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। रीड, कम से कम तुम्हें किसी चीज के लिए कोशिश तो करनी ही चाहिए। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपनी पूरी कोशिश करके दिखाऊंगा। तो वो बोलते हैं क्या तुम तैयार हो। तो रीड अपनी कैप पहनते हुए बोलता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि रीड वहां से छलांग लगा देता है। और इसी तरह हम लोग यहाँ से प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देख सकते हैं कि फैंटास्टिक फोर अपने रोज वाली रूटीन के मुताबिक यहाँ किसी खतरनाक किस्म के रोबोट से लड़ रहे हैं मैनहट्टन के अंदर। और हम देख सकते हैं कि ये रोबोट बेसिकली इनको मिटाने की और पूरे के पूरे बदला लेने की बातें वगैरह कर रहा है। तो वहीं से सू बोलती कि रीड, लगता है कि हम इसमें काफी मुश्किल में फंस चुके हैं, जॉनी की काफी बुरी हालत उन्होंने कर दी है और मैं उसको रोकने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लगता है कि तुम्हें अपना दिमाग चलाना ही पड़ेगा। तो मिस्टर फैंटास्टिक यहाँ पे जो है पूरी की पूरी केबल्स के अंदर झगड़े हुए होते हैं और कहते हैं कि डियर, इसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसको खास हम लोगों को निपटाने के लिए ही बनाया गया है। मतलब इन रोबोट्स के पास वो सारी पावर्स हैं जो कि हम सबको आराम से निपटा सकती हैं। तो वहीं से बैन हम देखते हैं कि एक रोबोट को आगे तोड़ता और कहता है तो इसका मतलब तो ये है कि हमें जल्द से जल्द अपने सारे के सारे रोल्स को स्विच अप कर लेना चाहिए ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली इन मशीन्स के अंदर एक शख्स बैठा होता है जो कि दिखने में बिल्कुल द विज़र्ड लग रहा है। और विज़र्ड को आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, जिसको हमने अपने चैनल के ऊपर अभी कुछ टाइम पहले ही देखा है। और वहीं से वो बोलता है लगता है कि मेरे इस लॉजिक के अंदर कोई ना कोई होल मौजूद है। तो वहीं से द थिंग बोलता है कि देखो जरा, इस रोबोट के अंदर तो एक इंसान मौजूद है और उसने कोई कपड़े नहीं पहने हुए। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि ये तो बेंटली विटमैन है, द विज़र्ड, इस आदमी को तो मैं देखते ही कहीं पे भी पहचान सकता हूँ। जॉनी, बाकी मशीन्स को भी चेक करो। तो हम देखते हैं कि जॉनी वहाँ अपनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए मशीन्स के आर पार देखने की कोशिश करता है और वो बताता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, इन रोबोट्स के अंदर 3 और लोग मौजूद हैं और बिल्कुल जिंदा हैं। तो मिस्टर फैंटास्टिक बोलते हैं कि ठीक है, अब हमें थोड़ा ख्याल से काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लोग मौजूद हैं, तो हमें थोड़ा सा कंपैशन दिखाना होगा और उनको जिंदा पकड़ना है। तो चलो इन ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ो। लेकिन यही से हम लोग शिफ्ट होते हैं मैनहट्टन द विज़र्ड्स लेयर के अंदर, जहाँ पे वो अपने सारे के सारे अनहोली साइंस एक्सपेरिमेंट्स करता है। और वो यहाँ बैठा हुआ कहता है कि देखो, मुझे पता है कि एक क्रिएटर को सबसे ज्यादा किस चीज से नफरत है। उसको उस चीज से नफरत है कि जो चीज उसने बनाई है वो एक फेलियर साबित हो जाए। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे जितने भी बच्चे हैं वो मुझे बार बार फेल कर रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मैं जानता हूँ कि एक बाप को हमेशा अपने बेटे को प्यार करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें देख के मेरे दिल में सिर्फ नफरत और गुस्सा ही पैदा होता है। तुम्हारी जो पूरी करंट जनरेशन है वो मुझे गुस्से के अलावा कुछ और नहीं दे रही है, लेकिन इसके बारे में अब मुझे कुछ करना होगा।
और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे विजिट किसी किस्म के एक्सपेरिमेंट्स को कर रहा है और यहाँ पे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं जो कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं और विजिट इनसे काफी ज्यादा नाखुश नजर आ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेन जो है सारे के सारे रोबोट्स को तोड़ के उनमें से आदमियों को निकाल लेता है और कहता है कि चलो इन सबको तो मैंने निपटा दिया है। तो वहीं से सूजन कहती है कि देखो रीड, ये सारे के सारे तो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हैं। तो वहीं से वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि इनको किसी ने बनाया है, ये किसी किस्म के क्लोन्स लग रहे हैं। तो जॉनी बोलता है कि इनमें से असली वाला कौन सा है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि देखो इस बारे में तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन इनको देख के लग रहा है कि इनमें से कोई भी असल नहीं है। जरा इनकी तरफ देखो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ जरूर है, जरा करीब से देखो। और अगले बार हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड उनके दिमाग का हेलमेट हटाते हैं तो उसके नीचे पूरा का पूरा एक सर्किट नजर आ रहा होता है और वो बताते हैं कि ये डीएनए बेस्ड प्रोसेसिंग है, मतलब इनकी इंटेलिजेंस का पॉइंट जो है वो यहीं से है सारा का सारा, और ये सारा का सारा डेटा स्ट्रीम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे विटमैन ने काफी सॉलिड काम करा है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम मौजूद है। तो सूजन कहती है कि हंटर किलर क्लोन्स जिनको डिजाइन किया गया है कि खासकर वो हमारी की पूरी टीम को निपटा सकें, और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है। तो रीड बताते हैं कि इनका जो दिमाग है वो प्लूटोनियम पावर बेस्ड है, मतलब ये अपने ही एक फाइनल सॉल्यूशन के ऊपर है। तो वहीं से जॉनी बोलता है इसका क्या मतलब है, क्या तुम्हारे पास और भी कोई बुरी खबर है इसके अलावा। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि बॉम्ब्स जो हैं इसके एक्टिवेट हो चुके हैं, मैं इसकी फीड को जो बेसिकली ट्रैक कर सकता हूँ कि इसको कहाँ से कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मैं अपने साथ सिर्फ एक ही ट्रांसलोकेटर लेकर आया हूँ। तुम लोग को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा और डिनर से पहले तुम लोग के साथ वापसी आ चुका हूँ। और अगले पल हम देखते हैं कि रीड बेसिकली उस फ्रीक्वेंसी का पीछा करते हुए वहां से गायब हो जाता है। और अगले पल वो हम देखते हैं कि सीधा यहाँ पे विटमैन के पास पहुंचता है उसके लैब के अंदर और कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हो। तुम यही कहने वाले हो ना कि मैं यहाँ पे गॉड बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्रिएशन के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रीड बोलता है कि देखो तुम्हें ये सब रोकना ही होगा। तो वहीं से विजिट बोलता है कि तुम्हें क्या इससे डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है रिचर्ड, ये सिर्फ एक डिस्कवरी है। तुम क्या कहते हो आखिरकार इस सब के बारे में, कि हमें कुछ एटम्स को स्लाइस करके देखना चाहिए इस यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में कि सबकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलता है कि देखो बेंटले, मुझे लग रहा है कि इस वक्त तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो विजिट बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, मुझे करना होगा ही, मुझे सब कुछ जला के दोबारा से राख करना होगा और दोबारा शुरू से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि गॉड्स भी जो है मिस्टेक्स करते हैं रीड, लेकिन हम कोई गॉड्स नहीं हैं, हमारी तरफ देखो जरा। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि अगले पल रीड रिचर्ड आते हैं और उसको जो है अपने चारों तरफ से लपेटना शुरू कर देते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए। देखो जब मैं तुम्हें लॉक कर दूंगा तो मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा कि तुम्हारी वहां पे अच्छी केयर की जाए, और मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मैं तुमसे रोज आके मिलूंगा, तब जाके हम लोग आपस में कुछ बातचीत करके एक पेपर भी पब्लिश कर सकें साथ। और इसी तरह हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड वहाँ पे विजिट को ठिकाने लगा देते हैं और वो बच्चा वहाँ पे बेचारा अकेला बैठा रह जाता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बैक्स्टर बिल्डिंग के अंदर रात में रीड रिचर्ड जो है ये सारी की सारी कहानी बेसिकली अपने दोनों बच्चों को सुना रहे होते हैं, यानी फ्रैंकलिन और वेलेरिया रिचर्ड्स को, और वो ये पूरी की पूरी कहानी सुना रहे होते हैं पूरी डिटेल्स के साथ। लेकिन वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड हो रहे होते हैं, लेकिन रीड बोलते हैं कि बस आज के लिए ये कहानी काफ़ी है, और वैसे भी मुझे ये कहानी सुनाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है हमारे एडवेंचर्स की, लेकिन तुम्हारी माँ ही मुझसे कहती है चलो अब कल रात के लिए हम कोई दूसरी कहानी ढूंढेंगे, लेकिन अभी सोने का वक्त हो चुका है। उस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से फ्रैंकलिन जो है वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि नहीं यार, अभी मुझे सोना नहीं था। तो वहीं से रीड जाते हुए वेलेरिया से बोलते हैं कि चलो गुड नाइट, वेल अब सो जाओ, और आई होप कि तुम्हें वो बॉम्ब वाले पार्ट से जरा भी डर नहीं लगा होगा। तो वहीं से वेलेरिया बोलती है कि डैड, मैं इस बात को जानती हूँ कि आपने हमारी बिल्डिंग का पूरा टॉप फ्लोर जो था उसको दोबारा से रीबिल्ड करा एक इंटर डायमेंशनल पैनिक रूम की तरह, और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। फ्रैंकलिन और मैं वहाँ पे बिल्कुल ठीक थे, और वैसे भी मैं तो सिर्फ 3 साल की हूँ, तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं इस तरह की चीज़ों को सोचते हुए अपना टाइम स्पेंड करूँ। मैं ठीक कह रही हूँ ना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हमें वेलेरिया की थोड़ी सी इंटेलिजेंस दिखाई जा रही है कि वो सिर्फ 3 साल की बच्ची है और उसको ये पता है कि उसको किस बारे में नहीं सोचना, जबकि उसके बारे में उसको सब कुछ पता है ऑलरेडी। और इसी तरह हम दूसरे पल देखते हैं कि रीड रिचर्ड यहाँ पे फ्रैंकलिन को भी लाके सुला रहे होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक उसको बाहर जा रहे होते हैं कमरे में सुला के, तो वो यहाँ पे एक बात बोलता है कि आपने अपनी स्टोरी के अंदर उस बच्चे का जिक्र करा था, तो उसका क्या होगा। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि वेल देखो, जब भी ऐसा होता है, जब भी हम किसी बैड गाय को पकड़ते हैं तो वहाँ पे उसको प्रिजन के अंदर डाल दिया जाता है, और वहाँ पे जो भी कोई पीछे बचता है उसको हम अथॉरिटीज़ को सौंप देते हैं, और ये उनका काम होता है कि वो उस बच्चे के लिए नया घर ढूंढें, और हमेशा ऐसा ही होता आया है। तो वो फ्रैंकलिन बोलता है क्या वो बच्चा वहाँ पे अकेले ठीक रह पाएगा। कभी कभार बच्चों की गलती नहीं होती, उनके पेरेंट्स की गलती होती है, लेकिन बच्चों को भुगतना पड़ता है। समटाइम्स किसी को कोई अच्छे पेरेंट्स भी मिल जाते हैं और उनके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं, लेकिन तुम्हें ये सब सोचने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फ्रैंकलिन बोलता है कि लेकिन आप चाहें तो उसकी मदद तो कर सकते हैं ना, कम से कम आपको ट्राई तो करना ही चाहिए। और इसी तरह यहाँ से अगले पल शिफ्ट होते हैं रीड रिचर्ड और सूजन के पास, जहाँ पे सूजन जो है वो भी सोने जा रही होती है और कहती है कि मैं तुमसे यही कहती कि तुम्हें रात में ज़्यादा देर तक जागना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें कौन समझा सकता है, बस मैं यही कहूँगी कि काम करते करते अपने लैब के अंदर मत सो जाना, ठीक है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सूजन वहाँ अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है और रीड रिचर्ड सीधा अपने लैब के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि आप सब ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं जिन्होंने पिछला स्टोरी आर्क देखा होगा कि रीड रिचर्ड अपने लैब के अंदर एक अलग तरह की चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं,
उनका बेसिकली जो मिशन है वो ये है कि उनको हर चीज़ को सॉल्व करना है। वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से किया होता तो उसका क्या रिजल्ट होता। तो हम देखते हैं कि बेसिकली रीड रिचर्ड वहाँ पे अपनी जो है आइडेंटिफिकेशन कंफर्म करते हुए अपने लैब के अंदर घुसते हैं और उसको लॉक कर देते हैं। और वो हमें बताते हैं कि एक बार मैंने एक बहुत ही ग्रेट मशीन बनाई थी। मैंने उसके ज़रिए जो है नोन और अननोन के बीच का जो डिफरेंस है उसको पता करने की कोशिश करी। मैंने उसके जरिए उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करी जो बिल्कुल इम्पॉसिबल थे। आखिरकार इंसान की गलती की ट्रू कॉस्ट क्या होती है, आखिरकार उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या होता है, और आखिरकार मैं अपनी इस दुनिया को इन डार्क टाइम से कैसे बचा सकता हूँ। लेकिन इन सब में एक सवाल जो सबसे ज़्यादा बड़ा था वो ये था कि मेरी तरह इन सवालों के जवाब और कौन कौन लोग ढूंढ रहे हैं। ये मशीन जो है ये बिल्कुल प्योर नॉलेज थी और ये कुछ ज़्यादा ही डेंजरस चीज़ भी थी। तो इसलिए मैंने इस मशीन को बंद करके छुपा दिया मेरे रूम ऑफ 100 आइडियाज़ के अंदर। ये वो 100 आइडियाज़ है जिनके ऊपर मुझे विश्वास है कि ये दुनिया बदल सकते हैं, दुनिया को चेंज कर सकते हैं। लेकिन इन 100 आइडियाज़ के पार भी एक और आइडिया मौजूद है जो कि इन सबसे ग्रेटेस्ट है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा कि बेसिकली ये रीड रिचर्ड का वो कमरा है जहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ों को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आते हैं। यानी कि इसको रीड रिचर्ड का कमरा कहा जाता है, जिसको आइडियाज़ 101 भी कहा जाता है। इसी कमरे के अंदर रह के उन्होंने इस बारे में फैसला करा था कि उनको प्रिजन 42 बनाना चाहिए नेगेटिव जोन के अंदर, जिसके अंदर सिविल वॉर में जो लोग को पकड़ा गया था उनको कैद किया गया था उस नेगेटिव जोन प्रिजन के अंदर। तो उसको प्रिजन 42 इसीलिए कहा गया था क्योंकि रीड रिचर्ड का वो आइडिया नंबर 42 था जो कि उन्होंने इसी कमरे के अंदर बैठ के सोचा था। तो इसलिए यहाँ पे इस कमरे के अंदर रीड रिचर्ड के पूरे 100 के 100 आइडियाज़ मौजूद हैं जो कि उन्होंने लिखे हुए हैं दुनिया को बदलने के लिए। लेकिन इस कमरे के बाहर उन्होंने एक मशीन को छुपाया हुआ है जो कि द ब्रिज है, जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि वो कुछ ज़्यादा ही पावरफुल चीज़ थी। इसीलिए रीड रिचर्ड ने फैसला करा था कि वो इस मशीन को बंद कर देंगे और अब कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि रीड रिचर्ड बेसिकली अपनी उस मशीन को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए आज यहाँ पे आ चुके हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली रीड रिचर्ड बताते हैं कि मैं यहाँ पे इसको बिल्ड करने के लिए इसलिए आया हूँ ताकि मैं एक डिफरेंट फ्यूचर को देख सकूँ जो कि मेरे कल से बिल्कुल अलग हो। अब मैं किस किस्म का इंसान हूँ अगर मैं वही ना करूँ जो मैं कर सकता हूँ चीज़ों को बदलने के लिए। तो इसलिए मैं अपनी मशीन के पास वापसी लौट कर आ चुका हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड वहाँ पे मशीन को ऑन करते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे, क्योंकि लास्ट टाइम उनको इस ब्रिज के आर पार कोई शख्स दिखा था जो कि उनको हेल्प ऑफर कर रहा होता है, लेकिन वो उस वक्त उसको बंद करके चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि उस मशीन के अंदर हमें 3 शेडोज नजर आते हैं और उसमें से एक कहता है कि इसने 3 दिन लगा दिए, ये कुछ ज़्यादा ही लंबा नहीं था नॉर्मल से। तो दूसरा वाला शख्स कहता है कि हाँ ये तो एक्सपेक्टेड ही था, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रबल और कन्फ्लिक्टेड मैन है। तो वहीं से जो तीसरा आदमी होता है वो कहता है तो बताओ हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं रीड रिचर्ड। तो वहीं से रीड रिचर्ड पूछते हैं उनसे कि ये मुझे बताओ कि मैं हर चीज़ को सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। तो वहीं से हम अगले पल देखते हैं कि वो 3 लोग जो हैं वो ब्रिज के जरिए यहाँ पे आते हैं और हम देखते हैं कि दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स के ही ऑल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं, उनके वेरिएंट्स होते हैं और कहते हैं कि तुम किसी भी चीज़ को अग्रेसिवली सॉल्व कर सकते हो। तो रीड रिचर्ड वहीं पे अचानक अपना सर पकड़ लेते और कहते हैं कि तुम तो मैं ही हूँ। तो वहीं से हम देख सकते हैं कि दरअसल यहाँ पे ये रीड रिचर्ड जो इनके पास अलग अलग पावर्स मौजूद हैं, जिसमें से एक जो है सूजन स्टॉर्म की तरह इनविजिबल हुए हैं, जिसमें से एक जॉनी स्टॉर्म की तरह आग से जल रहे हैं, और एक ने जो यहाँ पे बात कर रहे हैं उन्होंने एक अजीबोगरीब सूट पहना हुआ है। और वह कहते हैं कि नहीं, तुम्हें लगता है कि तुम हम हो, लेकिन हम सब जो है तुमसे अलग हैं और हम सब जितने भी आपस में हैं हम सब में कुछ ना कुछ अलग ज़रूर है। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं तो फिर आखिरकार तुम हो कौन। तो कहता है कि मेरा नाम डॉक्टर रिचर्ड्स है, लेकिन मैं अपने आप को रीड कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वहीं से वो दूसरा आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि आपको भी कुछ ऐसा ही पसंद होगा। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि हाँ मुझे भी यही पसंद है वैसे तो। वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि तुम दोनों की पावर्स मेरे फैमिली मेम्बर्स के दूसरे मेम्बर्स की तरह हैं। तो वहीं से वो बताते हैं कि रीड ऑफ अर्थ 6590 और रीड ऑफ अर्थ 12 को जो है हमने इसीलिए चुना था ताकि तुम्हें हमारे साथ आने में थोड़ी आसानी हो सके। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि अच्छा, और तुम्हारी पावर के बारे में क्या ख्याल है, तुम क्या कर सकते हो। तो वहीं से वो बोलते हैं कि देखो मेरे अंदर कोई खास काबिलियत नहीं है, मैं तो सिर्फ एक सिंपल सा आदमी हूँ, चलो मेरे साथ, हमें तुम्हें कुछ बहुत बढ़िया चीज़ दिखानी है। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि आखिरकार हम लोग इस वक्त किस जगह पे मौजूद हैं। तो वो बताते हैं दरअसल इस वक्त हम लोग एक तरह की पॉकेट रियलिटी के अंदर मौजूद हैं जहाँ से मल्टीवर्स की सारी यूनिवर्सेस को जो है एक्सेस कर सकते हैं। इस वक्त हम एक ऐसी जगह पे मौजूद है जो कि टाइम एंड स्पेस के बीच में होती है। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो। तो रीड रिचर्ड बोलते हैं कि नहीं, कुछ खास तो नहीं। तो वहीं से रीड रिचर्ड बताते हैं कि देखो यहाँ पे पूरी की पूरी रियलिटी के अंदर जो रूल्स अप्लाई होते हैं फिजिक्स के या दूसरी चीज़ों के, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हम अपना काम करते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वो रीड सारे जो होते हैं रीड रिचर्ड को अपने साथ एक जगह पे ले जा रहे होते हैं जो कि एक ज़बरदस्त किस्म की बिल्डिंग हमें नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो स्पेस के अंदर फ्लोट कर रही है। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं तो ये बताओ कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारे भाइयों से मिलवाने ले जा रहे हैं, वेलकम टू द काउंसिल। और इसी तरह हम अगले पर एक ज़बरदस्त किस्म का शॉट देख सकते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही रीड रिचर्ड इस काउंसिल के अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पे रीड रिचर्ड के बहुत ही ज़्यादा ऑल्टरनेट वर्जन्स मौजूद हैं जिसको काउंसिल ऑफ रीड्स कहा जाता है कॉमिक्स के अंदर। और आपने इसका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना ज़रूर होगा।
तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हर रीड के पास एक अलग ही पावर मौजूद है। एक रीड रिचर्ड हमें यहाँ मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोटे नजर आ रहे हैं। एक रीड रिचर्ड यहाँ पे चार्ल्स एक्सेवियर की तरह गंजे हैं और अपनी व्हीलचेयर के ऊपर बैठे हैं। एक यहाँ पे बॉडी बिल्डर टाइप के हैं। एक यहाँ पे ओडिन जैसे हमें नजर आ रहे हैं। एक यहाँ पे हमें नोवा, स्टार ब्रांड और एक के पास द थिंग जैसी पावर्स हैं। यानी कि हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी सुपर हीरोज हैं उनमें से कोई एक जो है यहाँ पे रीड की फॉर्म में मौजूद है। तो इससे आपको बेसिकली अंदाजा हो गया होगा कि ये मल्टीवर्स वाला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है कि ये सारे के सारे रीड जो है अपनी अलग अलग डायमेंशन से आए हुए हैं। तो वहीं से रीड रिचर्ड बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, तो ये बताओ कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। लेकिन इससे पहले हम देखें कि यहाँ पे रीड रिचर्ड अपनी बात कंप्लीट कर सकें, अचानक वहाँ पे अटेंशन आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे मॉनिटर के ऊपर बताया जा रहा होता है कि यूनिवर्सल बीकन जो एक्टिवेटेड हो गया है। अर्थ 2012 के अंदर जो है एक जबरदस्त किस्म की गैलेक्टस इंकर्जन हो रही है। तो वहीं से जो रीड रिचर्ड इनको यहाँ पे लेकर आए होते हैं वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मेरे पहले दिन तो मुझे कुछ भी इंटरेस्टिंग करने को नहीं मिला। तो वहीं से रीड रिचर्ड पूछते हैं तो क्या तुम लोग यही करते हो, मतलब दूसरी अर्थ को इस तरह से प्रोटेक्ट करते हो। तो वहीं से वो कहते हैं कि देखो हम लोग सिर्फ टाइम को पुलिस करने के अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं रीड, हम यहाँ पे वो सब कुछ करते हैं जो कि हमारे फाउंडर्स जिन्होंने इस काउंसिल को बनाया है वो चाहते हैं। तो रीड रिचर्ड पूछते हैं कि आखिरकार इस जगह को बनाया किसने है। तो वहीं से आवाज़ आती है कि ये हमने बनाई है डॉक्टर रिचर्ड्स, हमने उस ड्रीम को रियलिटी बना दिया है। हमने एक ऐसी जगह बनाई है जहाँ पे जो तुम पहले से हो उससे ज़्यादा कहीं ग्रेट बन सको, और अब हम चाहते हैं कि तुम हमारी इस काउंसिल को ज्वाइन करो और अपने उस फुल पोटेंशियल तक पहुंच जाओ जो कि तुम हासिल कर सकते हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो सारे के सारे रीड रिचर्ड्स हैं तीनों जिन्होंने इस पूरी काउंसिल को बिल्ड करा है, उनके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट और इन्फिनिटी स्टोन्स मौजूद हैं और शायद उन्होंने इसकी मदद से ये सारी की सारी चीज़ें ज़बरदस्त किस्म से बिल्ड करी हैं। तो हम देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पे आपको अंदाजा हो ही गया होगा इस पहले इशू के अंदर कि अब हमारे जो आगे की कॉमिक्स चलने वाले हैं स्टोरी के ऊपर वो बहुत ज़्यादा एपिक लेवल के ऊपर होने वाले हैं, जहाँ पे हम पूरा का पूरा मल्टीवर्स और ऑल्टरनेट रियलिटी का कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। टू बी कंटिन्यूड।